हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है शैक्षिक मूल्यांकन का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो हम लोग के शैक्षिक मूल्यांकन में दूसरा चैप्टर चल रहा था। कल मैंने आपको इसका पार्ट 1 करा दिया था। कल से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते चलिए और क्या करिए, नोट्स भी बनाते चलिए और क्या करिए, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेते चलिए। क्योंकि अगर आप लोग क्लास क्रम से नहीं लोगे तो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और क्या करना है, नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलने। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो होता है, वो जो चैप्टर है वो चल रहा था मूल्यांकन के बारे में, कि मूल्यांकन क्या होता है और मापन क्या होता है। तो इसके बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो मापन होता है, मूल्यांकन होता है, इससे कितनी हेल्प मिलती है टीचर को भी और बच्चों को भी, और मतलब क्या क्या होता है इसके बारे में बताया था। तो चलिए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष के बारे में, कि जो मूल्यांकन होता है तो इसका क्रियात्मक पक्ष क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बिल्कुल साथ साथ बनाते चलिए। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर न दिख रही हो तो फ़ोन से क्वालिटी बढ़ाइए। अगर वॉल्यूम कम समझ में आ रही है तो आप लोग फ़ोन से क्या करिए, वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें अध्यापक किसी क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। यह नगर, मोहल्ला, गांव या कोई क्षेत्र हो सकता है। क्या होता है मूल्यांकन का मतलब, मूल्यांकन के माध्यम से क्या होता है, जो अध्यापक होते हैं वो किसी क्षेत्र को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब क्षेत्र का मतलब कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई नगर आ जाएगा, कोई मोहल्ला आ जाएगा, गाँव या कोई भी क्षेत्र हो सकता है। इसके बाद पता करते हैं कि किन पर्यावरणीय पक्षों के बारे में जानकारी पता करनी है। यानी यहाँ पे जाकर के वो क्या करेंगे, चीज़ों को पता करेंगे। ठीक, तो वही कहा गया है कि इसमें अध्यापक किसी क्षेत्र को निर्धारित करते हैं और क्या करते हैं, यह नगर, मोहल्ला, गांव या कोई क्षेत्र हो सकता है। इसके बाद पता करते हैं कि किन पर्यावरणीय पक्षों के बारे में जानकारी पता करनी है। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि अध्यापक के पक्षों के अनुसार बच्चों को समूह में बांट देते हैं और प्रत्येक समूह से संबंधित पक्ष की जानकारी प्राप्त करने को कहा जाता है। इससे क्या होता है कि अध्यापक होते हैं जो तो बच्चों को क्या करते हैं, लिवा जाते हैं। कहाँ पर, कोई मतलब क्षेत्र कोई भी हो सकता है, गाँव हो सकता है, मोहल्ला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बच्चों को घुमाते हैं जाके और बच्चे से क्या कहते हैं, पर्यावरणीय संबंधी जानकारी। मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे का माइंड जो होगा वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा माइंड का, यानी बच्चा अच्छा सोच पाएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चों को क्या करते हैं, समूह में बांट देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, खोज करते हैं चीज़ों की। तो वही कहा गया है कि अध्यापक के पक्षों के अनुसार बच्चों को समूह में बांट देते हैं और प्रत्येक समूह से संबंधित क्या करते हैं, पक्ष की जानकारी प्राप्त करने को कहा जाता है। यानी बच्चों से कहा जाता है कि जाओ क्या करो, मतलब घूम फिर लो। तो फिर जब घूमे फिरेंगे तो क्या करेंगे, बच्चे बताएंगे टीचर को कि हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा। शिक्षक बताते हैं कि सूचनाएं या जानकारियां कैसे प्राप्त करनी है। समूह द्वारा सूचना एकत्र करने के बाद कक्षा में सामने रखी जाती है और एक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसमें तालिकाएं, चित्र, मानचित्र, फोटोग्राफ, नमूने आदि शामिल किए जाते हैं। ठीक, यही जो बताया मैंने आपको कि क्या करते हैं, टीचर बच्चों को लिवा जाते हैं और बच्चों से कहते हैं कि सब मतलब खोज करो। फिर क्लास में क्या करते हैं, उनसे एक एक चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो वही कहा गया कि फोटोग्राफ, नमूने आदि चीज़ें क्या की जाती है, सम्मिलित की जाती है। अध्यापक यह कार्य योजना बनाने से लेकर उनके क्रिया नयन तथा प्रतिवेदन निर्माण तक बच्चों का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। यानी कोई भी चीज़ होगी तो मतलब बच्चे से बनाने को तो बोल दिया है कि बनाओ, लेकिन क्या होगा, बच्चे पहले तो उन चीज़ों को देखेगा, फिर समझेगा, फिर क्या करेगा, फिर बनाएगा। तो वही टीचर करते हैं कि पहले बच्चों को सारी चीज़ें क्या करते हैं, दिखवाते हैं जाके। वही मतलब घुमाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को देखेगा, फिर बोलेंगे कि क्या करो, पौधे लगाओ, मतलब क्या किस तरीके से बना, कोई मिट्टी के बर्तन बनाने हुए, खिलौने बनाने हुए, मान लीजिए मिट्टी से, फिर उनमें कलर करके सब सिखाया नहीं जाता है बना के। तो ये क्या, ये सब टीचर सिखाते हैं बच्चों को पहले, फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर बच्चे बनाते हैं। तो वही कहा गया कि जो टीचर होते हैं वो बनाने से ले तक के, जब तक कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को बना नहीं लेता है, तब तक क्या करते हैं, टीचर सहयोग करते हैं। किनका करते हैं, बच्चों का करते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है मापन व मूल्यांकन में अंतर, यानी जो मापन होता है और मूल्यांकन होता है तो इनमें डिफरेंट क्या होता है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं, अंतर के बारे में कि इनमें अंतर क्या होता है मापन और मूल्यांकन में।
मापन और मूल्यांकन। मापन क्या होता है? मापन एक संकुचित क्षेत्र है और मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। जो मूल्यांकन होता है उसका क्षेत्र क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है और जो मापन है उसका क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है, यानी छोटा होता है। आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि मान लीजिए किसी का वेट तोलना है, ठीक, तो आप लोग क्या करोगे? जाओगे तुरंत अपना तौला लोगे कि हमारा वेट क्या है, तुरंत निकल आएगा, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब मूल्यांकन की बारी आती है, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, यानी इसमें थोड़ा टाइम लगता है। किसी के भी बारे में मतलब आप लोगों को कुछ बताना है तो ये सब क्या है? मूल्यांकन आपने किया तो इसमें क्या लगेगा? आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वही कहा गया कि मापन का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है, जबकि मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मापन किसी बच्चे के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। जो मापन है वो किसी व्यक्ति के संबंध में क्या करता है? स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता। मूल्यांकन के द्वारा किसी भी बच्चे के संबंध में स्पष्ट धारणा क्या होती है? बनाई जा सकती है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि मतलब बच्चे के बारे में हम लोग किस हिसाब से मतलब पूरी जानकारी लेंगे? मूल्यांकन के माध्यम से। जब उसके हम लोग क्या करेंगे? सारी चीज़ों को समझेंगे, तो इसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। और मापन क्या होता है? बस तुरंत हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और अगर हमको अच्छी जानकारी चाहिए तो फिर हमें क्या करने पड़ेगा? मूल्यांकन करने पड़ेगा, हर चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। अगला पॉइंट कह रहा है मापन में अधिक धन और श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मूल्यांकन में अधिक धन और श्रम की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है मापन पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है। जो मापन होता है वो क्या है? ये पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, और जबकि मूल्यांकन क्या होता है? इसका एक उद्देश्य होता है कि हमें क्या करना है? कुछ करना है। आप ही लोग अब एग्जाम दोगे डीएलएड के, तो फिर आप लोगों का क्या होगा? रिजल्ट आएगा, तो इसका क्या होगा? इससे आपका मूल्यांकन होगा। तो आप लोगों का क्या है? एक उद्देश्य है। तो वही चीज़ कहा गया कि मापन क्या है? पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है, जबकि मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन के एक उद्देश्य होता है। अगला पॉइंट करें कि मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन क्या? मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग भी है। अगला पॉइंट करें कि मापन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जाता है। जो मापन होता है वो क्या होता है? वो किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन कब होता है? जब मापन हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो वही कहा जाता है कि मूल्यांकन क्या होता है? मापन के बाद होता है। यही जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम देने जाओगे तो जब एग्जाम आप दोगे तो ये हमारा क्या होगा? ये तो मापन होगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट आएगा तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा मूल्यांकन होगा। तो वही कहा गया कि पहले मापन होता है और बाद में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मापन केवल संख्यात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार का होता है। मापन क्या होता है? मापन केवल संख्यात्मक होता है, यानी इसमें संख्याओं के माध्यम मतलब संख्याओं के माध्यम से आप लोग क्या करोगे? पता कर लोगे कोई किसका वेट कितना है, कितना मतलब क्या, सब लोग आप क्या करोगे? इसको काउंट कर लोगे। लेकिन जो मूल्यांकन है वो संख्यात्मक तथा वर्णनात्मक दोनों ही प्रकार का होता है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है तो वो क्या होता है? संख्यात्मक भी होता है और वर्णनात्मक भी होता है, यानी इसकी क्या होगी? संख्या भी होगी, और वर्ण का मतलब क्या होता है? कि इसके अक्षर भी होंगे, ठीक। ये इसका मतलब हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है वो 8वां, वो क्या कह रहा है? 8वां पॉइंट कह रहा है कि मापन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती है, यानी जो मापन होता है तो उसके लिए क्या होता है? विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। जबकि मूल्यांकन के लिए क्या होता है? विशेषज्ञ की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला पॉइंट है, ये अगला टॉपिक है, वो कह रहा है कि मूल्यांकन एवं परीक्षा में अंतर है, यानी जो मूल्यांकन होता है और जो परीक्षा होती है इनमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है? मूल्यांकन और परीक्षा, इनके बारे में जानते हैं। जो मूल्यांकन है वो क्या होता है? क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता है। व्यापक मतलब क्या होता है? मूल्यांकन का बड़ा होता है, और विस्तृत का मतलब क्या होता है? विस्तार में होता है। तो वही कहा गया कि जो मूल्यांकन होता है इसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है एवं विस्तृत होता है। और जो परीक्षा होती है तो परीक्षा का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। संकुचित मतलब क्या होता है? छोटा होता है। अगला पॉइंट क्या रहेगा? सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर निरंतर चलती रहती है। मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया जो क्या होती है? जीवन भर चलती रहती है। इसके बाद जो परीक्षा है, परीक्षा वर्ष में निश्चित समय पर आयोजित होती है। वार्षिक, मासिक और क्या अर्धवार्षिक। परीक्षा की क्या होता है? साल में निर्धारित होती है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, होती है कि नहीं होती? आप लोग देते भी आए होंगे कि अर्धवार्षिक हुआ करते थे, वार्षिक हुआ करते थे और मासिक, ठीक। जो मासिक होती है वो मंथली होती है, जो अर्धवार्षिक होती है उसका मतलब क्या होता है? 6 महीने में होगी, और जो वार्षिक होती है उसका मतलब क्या होता है? साल में एक बार होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है, ठीक। और परीक्षा में केवल बच्चे की शैक्षिक योग्यता व कुशलता का पता चलता है। और जो ये
परीक्षा में क्या होता है, बच्चे की केवल क्या होता है, शैक्षिक योग्यता व कुशलता का पता चलता है, जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे की व्यक्तित्व तथा व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसमें निष्कर्ष परिमाणात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। अब परीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष क्या होते हैं, केवल परिमाणात्मक होते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जबकि परीक्षा का संचालन स्वयं कौन करते हैं, अध्यापक करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, परीक्षा क्या होती है, कम वैध और विश्वसनीय होती है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का आ रहा है वो आ रहा है परीक्षण तथा मापन में अंतर। अब चलिए जानते हैं जो परीक्षण तथा मापन होता है ये क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कहा जा रहा है कि परीक्षा का क्षेत्र संकुचित होता है और मापन का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। व्यापक का मतलब क्या होता है, विस्तार में होता है। परीक्षा के द्वारा व्यक्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि मापन में किसी प्रश्न का उत्तर देने का क्या होता है, प्रयास होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में करते हैं, जबकि मापन में भौतिक एवं मानसिक दोनों तरह के उपकरण की आवश्यकता होती है, यानी भौतिक भी होगी और मानसिक भी चाहिए इसमें। अगला पॉइंट कह रहा है कि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, जबकि मापन का संबंध किससे होता है, भौतिक गुणों से होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है परीक्षा को विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लाया जा सकता है। परीक्षण को विभिन्न प्रकार के पदों में मानवीकृत करके क्या किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। और मापन में वस्तुओं के नियम के अनुसार संख्यात्मक रूप देते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहाँ से हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। दूसरा चलिए नोट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नोट क्या करिए, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता बच्चे, अध्यापक, अभिभावक, समाज को होती है। किसको मतलब कि जो मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता तो किसे होती है, बच्चों को भी होती है, अध्यापक को भी होती है, अभिभावक को, समाज को, मतलब समाज को, सभी को होती है। अगला कह रहा है कि मापन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जो मापन का सिद्धांत है किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। अब हम लोग के मनोवैज्ञानिक है ग्रीक के अनुसार इन्होंने क्या कहा मूल्यांकन के बारे में, इन्होंने कहा मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक एवं बच्चे ये निर्धारित करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो ऐसा ग्रीक नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो यहाँ से जो हम लोग का चैप्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। अब हम लोग का क्या होगा, अगली क्लास में तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा और आप लोग क्या करिए, साथ साथ रिवीजन भी करते चलिएगा। तो ओके, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, थैंक यू।